एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके यूटेट 2 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और ये सीडीपी के क्वेश्चंस हैं 2021 के। टोटल 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु डिवाइस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पर किसने दिया था? विलियम स्टर्न, टर्मन, रॉस या बिने? तो इसका सही आंसर है विलियम स्टर्न। तो विलियम स्टर्न ने आपका आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट दिया था और फॉर्मूला दिया था उन्होंने MA/CA इंटू 100। ठीक है, अच्छा उन्होंने फॉर्मूला दिया था केवल IQ इज इक्वल टू MA/CA। जो 100 है इस फॉर्मूले में बाद में डाला टर्मन ने, क्योंकि ये जो वैल्यूज आ रही थी ये बहुत डेसिमल में आ रही थी तो इसमें 100 ऐड किया गया। हालांकि अगर हम फॉर्मूला कहें किसने दिया था तो विलियम स्टर्न ने दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर MA क्या है आपका, ये है मानसिक आयु। CA क्या है आपका, ये है क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि आपकी वास्तविक आयु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एट प्रेजेंट साइकोलॉजी इज कंसीडर्ड इज कॉल्ड एज द साइंस ऑफ। तो साइकोलॉजी आपकी किसकी साइंस कही जाती है? साइंस सोल, माइंड, बिहेवियर, कॉन्शियसनेस। तो ये आपकी बिहेवियर की साइंस है। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा जो है आपकी प्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? रोशा का इंग्लॉट टेस्ट, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, ड्रॉ अ मैन टेस्ट या फिर MMPI। तो देखिए ये तीनों तो आपकी क्या है, ये आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है। लेकिन MMPI मिनीसोटा मल्टीफेजेक पर्सनालिटी इन्वेंटरी ये आपकी क्या है, ये आपका प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, ये पर्सनालिटी इन्वेंटरी है। नेक्स्ट है आपका, a teacher should study educational psychology so that he may stand first in his exams, he may develop the effectiveness of his teaching through its help, he may feel self satisfaction, he may impress others। तो एक शिक्षक के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना क्यों जरूरी है? ताकि उसकी जो टीचिंग है वो और भी ज्यादा प्रभावशाली बन सके। नेक्स्ट है आपका, अ चाइल्ड इज गेटिंग स्पॉइल्ड इन बैड कंपनी, व्हाट वुड बी योर ड्यूटी एज अ टीचर। कोई विद्यार्थी कुसंगत में पढ़कर बिगड़ रहा है तो ऐसे में एक अध्यापक होने के नाते आपका क्या कर्तव्य? तो टू कॉन्टैक्ट हिज पेरेंट्स, टू इग्नोर हिम, टू काउंसिल हिम बाय टेकिंग हिम इन कॉन्फिडेंस, टू स्कोल्ड हिम। तो आप क्या करेंगे? उसे विश्वास में लेकर उसको समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप्स। तो पियाजे ने आपकी बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है इसकी 4 स्टेजेस दी है। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है वो कौन सी स्टेज में डेवलप होती है। तो स्टेजेस क्या है आपके सामने? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट है आपका, एन इंटेलिजेंस टेस्ट मे बी फुल्ली वर्बल, fully non-verbal or fully performance based, or it may consist of a mixture of items from each category. This statement is। तो कोई इंटेलिजेंस टेस्ट या तो वर्बल हो सकता है यानी शाब्दिक हो सकता है, अशाब्दिक हो सकता है या एक मिक्सचर भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही ट्रू है, क्योंकि जो शाब्दिक परीक्षण होता है वो साक्षर लोगों के लिए होता है जो पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, जो भाषा को समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आपके जो साक्षर नहीं है तो ऐसा नहीं है ना कि उनमें इंटेलिजेंस नहीं है, तो उनके लिए अशाब्दिक परीक्षण होता है जिसमें आपके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो आपके होते हैं सिंबल्स से रिलेटेड, ठीक है, वो होते हैं। या फिर आप उनसे कोई परफॉर्मेंस भी करवा कर देख सकते हैं, कोई परफॉर्मेंस टास्क, जैसे कि उनको किसी मेज वगैरह के थ्रू क्रॉस करवाना या कोई और टास्क प्रोवाइड करवाना। और जब इन सारे टास्क को अगर हम मान लीजिए ये शाब्दिक अशाब्दिक परफॉर्मेंस टास्क इनका सबको मिक्सचर रैंकिंग बना देंगे, उसे हम कहते हैं बैटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पर्सनालिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स, it has both physical and psychological components, its expression in terms of behavior is fairly unique in a given individual। थर्ड है आपका, its main features do not easily change with time। और ऑप्शंस आपके ये दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स जो है पर्सनालिटी के बारे में यहाँ सही है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो आपकी पर्सनालिटी होती है उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही कंपोनेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। सेकेंड है कि एक्सप्रेशन के टर्म्स में अगर देखें तो बिहेवियर जो है हर पर्सन का यूनिक होता है, बिल्कुल सही, पर्सनालिटी हर पर्सन की यूनिक होती है। देन थर्ड है आपके सामने कि इट्स मेन फीचर्स डू नॉट चेंज इजीली विद टाइम। तो यहाँ पर आप देखिए पर्सनालिटी को वैसे तो डायनेमिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि ये समय के साथ साथ क्या होती है, बदल सकती है, तभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी चलते हैं। लेकिन जो बेसिक एक कोर आपका नेचर होता है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके तीनों ही पॉइंट सही हैं, तो आंसर आएगा ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रू। नेक्स्ट है आपका,
टर्निंग द हेड एंड ओपनिंग द माउथ व्हेन टच्ड ऑन द चीक कम्स अंडर विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्स इन द न्यूबॉर्न? पहला है आपका रूटिंग, दूसरा मोरो, तीसरा ग्रास्प है, फोर्थ आपका ऑप्शन है बेबिंस्की। तो देखिए एक बार बच्चे ऐसे करो तो वो टर्न करता है अपना हेड, ये किस तरीके का रिफ्लेक्स है? छोटे बच्चों में बहुत तरह के रिफ्लेक्स होते हैं, ये आपका रूटिंग रिफ्लेक्स है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर चैलेंज फेस बाय एडोलेसेंट्स? तो यहाँ पर डेलिक्वेंसी है ऑप्शन, सब्सटेंस अब्यूज है, ईटिंग डिसऑर्डर, देन इनसिक्योरिटी एंड डिपेंडेंसी। तो इनसिक्योरिटी और डिपेंडेंसी हमें एडोलेसेंट्स में देखने को नहीं मिलती, डिपेंडेंसी छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में होती है, वो अपने केयर गिवर और पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सेज दैट लीड organisms to get rid of painful stimuli or avoid an escape from them provide which type of reinforcement? Positive reinforcement, negative reinforcement, delayed reinforcement, partial reinforcement। तो ये है आपका नेगेटिव reinforcement। अगर किसी हार्मफुल स्टिमुलाई या पेनफुल स्टिमुलाई को अवॉइड करने के लिए आप कोई काम बार बार कर रहे हो तो वो क्या है आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट हमेशा आपके काम करने की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। इसका एग्जांपल हो सकता है जब आप कार में बैठते हो और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, कार जैसी स्टार्ट होती है एक बीप 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 सुनाई देने लगती है, ठीक है, वो बीप 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 क्यों हो रही है कि आप अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए। अब वो इतनी इरिटेटिंग आवाज होती है कि आप उससे बंद करने के लिए आप सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तो एक पेनफुल स्टिमुलाई को अपने से दूर करने के लिए, उसे अवॉइड करने के लिए जब आप किसी काम को कर रहे हैं तो वो क्या है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट है according to whom the process of skill learning passes through three phases: cognitive, associative, autonomous। फिट्स, टॉलमैन, बंदूरा, कोहलर। तो ये है आपका सही ऑप्शन फिट्स। तो फिट्स ने जो है किसी भी स्किल लर्निंग के तीन उन्होंने यहाँ पर स्टेजेस या फेजेस बताए थे। पहला है आपका कॉग्निटिव, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा ऑटोनॉमस। कॉग्निटिव एस्पेक्ट जो है आपका बेसिकली वो फेज है जहां पर आप अपना कॉन्शियस माइंड को सबसे ज्यादा एक्टिव रखते हो। कोई कौशल जब आप सीखना शुरू कर रहे हो तो पहले आप देखोगे कि इस काम को आप सीखने की कोशिश कर रहे हो कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या इन्वॉल्व हो रहा है, मुझे कैसे करना है, तो आप हाईली कॉन्शियस हो इस समय पे। फिर आता है आपका एसोसिएटिव फेज जहां पर आप उस काम को कर रहे होते हैं और अपनी एरर्स को कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप एसोसिएट कर रहे हैं और बाय प्रैक्टिस आप अपने एरर्स को कम कर रहे हैं और स्किल को और ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। और थर्ड होता है जब ये स्किल आपको कंप्लीटली आ जाता है तो ये एकदम ऑटोनॉमस हो चुका है, आपकी बिल्कुल हैबिट में आ चुका है। यहाँ पर आपको इतना कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगा के काम नहीं करना, क्योंकि अब आपको ये पूरी तरीके से आ गया है, अब वो ऑटोमेटिकली आपसे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है which type of children have poor motor coordination and poor manual dexterity? हियरिंग इम्पेयर्ड, गिफ्टेड चिल्ड्रन, लर्निंग डिसेबल्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो ये है इसमें लर्निंग डिसेबल्ड। तो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे होते हैं क्योंकि किसी ना किसी एस्पेक्ट में उनको लर्निंग में प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो है उसका रिस्पॉन्स देने में, मोटर कोऑर्डिनेशन में भी उनको दिक्कत होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ मेमोरी? एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, अटेंशन। तो इसका आंसर है अटेंशन। तो मेमोरी की जो स्टेजेस होती हैं उसमें सबसे पहला होता है एनकोडिंग, मतलब जो भी आप अपने आसपास अपने सामने देख रहे हो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज जिसको आप अपने दिमाग में रखना है, आप एक फॉर्मेट जैसा बना लेते हो ताकि आपके दिमाग जो है उसको समझ पाए। जैसे आपने कोई लेक्चर भी सुना या आप क्लास में गए हो, टीचर कुछ आगे से बता रहा है, तो आप उन शब्दों को, उस जो आपको सीखा है आपने, वो सब आप अपने दिमाग में फॉर्मेट बनाकर रखने की कोशिश करते हो, दैट इज योर एनकोडिंग, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या कर लेते हो, इसको रिवाइज करके आप अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हो, वो स्टोरेज हो गया। और जब जरूरत आपको पड़ेगी उसे यूज करने की तो आप क्या करोगे, उसका रिट्रीवल, मतलब अपने दिमाग में तो बहुत सारी चीजें, लेकिन जिस समय आपको उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है आपने उसको रिट्रीव कर लिया, बाहर निकाला, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका मेमोरी की स्टेजेस। नेक्स्ट, द रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, एनालॉजिकल रीजनिंग या क्रिएटिव रीजनिंग। तो जनरल टू पर्टिकुलर होता है आपका डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग होती है एग्जाम्पल टू रूल या पर्टिकुलर टू जनरल, और डिडक्टिव होती है आपकी रूल टू एग्जाम्पल या जनरल टू पर्टिकुलर। नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ थिंकिंग एबिलिटी जनरली इंक्लूड फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलैबोरेशन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके सामने, लेटरल थिंकिंग, वर्टिकल थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ये आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जहाँ पर आपके आइडियाज जो हैं वो ओरिजिनल हैं, ठीक है, और भी ज्यादा आप अलग अलग दिशाओं में सोच रहे हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, जब आप अलग अलग दिशाओं में सोच सकते हो, ठीक है, एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में सोच सकते हो, कोई नया रास्ता भी ढूंढ के निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अब्राहम एच मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, व्हिच नीड इज ऑन द बॉटम अमंग द फॉलोइंग नीड्स। तो आपको पता है
जो मैस्लो है उन्होंने एक आपका हायरार्की ऑफ नीड्स यानी आवश्यकताओं का पदानुक्रम दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि इंसान अपनी नीड्स को पूरा करने के क्रम में ही चीजों को सीखता है, लर्निंग उसकी ऐसे ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे नीचे वाले स्तर पे हमें कौन सी नीड दिखाई देगी? फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, बिलोंगिंगनेस नीड, एस्टीम नीड। तो सबसे निचले स्तर पे हमें फिजियोलॉजिकल नीड्स नजर आती है। ठीक है, जो क्या होती है? आपकी रोटी कपड़ा मकान, हमारी बेसिक जरूरत है जिसके बिना हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइको सोशल मोटिव? नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन, हंगर मोटिव, नीड ऑफ पावर। तो देखिए साइको सोशल मोटिव में आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाता है आपका ये सब चीजें इंक्लूड होंगी, लेकिन हंगर मोटिव नहीं होगा। हंगर मोटिव फिजियोलॉजिकल नीड है, यानी बेसिक जरूरत है, इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पहले आप क्या करते हैं? अपनी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पूरी करते हैं, जो कि आपकी फिजियोलॉजिकल नीड है। फिर आपकी आती है सेकंड सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी नीड, यानी कि आपके जो ये रोटी कपड़ा मकान वगैरह इनमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। थर्ड आता है आपका लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, जहां पर अब आपको रिश्ते चाहिए, नाते चाहिए, दोस्त चाहिए, प्रेम चाहिए। उसके ऊपर आता है आपका साइको सोशल नीड, जहां पर आपकी आती हैं आपको परिवार, आपको मान प्रतिष्ठा, समाज में इज्जत, ये सारी चीजें चाहिए। और ये सारी नीड्स जब पूरी हो जाती है तो लास्ट में आप बढ़ते हो किस पे? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। नेक्स्ट है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग कम्स अंडर विच ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर? फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर? तो ये आपके क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर्स है। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है आपका? बेसिकली आपको यहाँ पर ऐसा लगता है उस पर्सन को कि अगर वो थिन भी है, पतला भी है, फिर भी उसे लगेगा नहीं मैं बहुत ओवरवेट हूँ, मुझे पतला होना है, तो वो उसके लिए बहुत एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर देगा, बहुत डाइट वैसी फॉलो कर देगा। वो होता है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है? आपका ईटिंग पे कंट्रोल ही नहीं है, खाने बैठे तो खा ही जा रहे हैं। अगर रेगुलर एपिसोड्स आपके ऐसे आते हैं बीच बीच में जब बहुत ही ओवर ईटिंग आप करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं, लेकिन ईटिंग पे कंट्रोल ही नहीं। और फिर क्या करेंगे? फिर अपने वेट को मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे? वो वॉमिट करने की कोशिश करेंगे या कुछ और तरह के आपके दवाइयां खाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अपने वेट को मेंटेन कर सके। जो आपकी बिंज ईटिंग होती है, बिंज ईटिंग इसी का एक रूप है, जहां पर आपका ईटिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं है, लेकिन यहाँ वेट को मेंटेन करने के लिए कोई एडिशनल आप चीज यहाँ नहीं करते। नेक्स्ट है आपका द नॉलेज ऑफ विच ऑफ दीज इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर ऑफ प्राइमरी क्लास? चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल फिलॉसफी, हेल्थ साइंस, सोशल साइंस। तो इसका सही आंसर है चाइल्ड साइकोलॉजी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर चाइल्ड साइकोलॉजी? चाइल्ड वेलफेयर, साइको एनालिसिस, मेंटल हेल्थ साइंस या एजुकेशनल फिलॉसफी? तो आपका ये तीनों तो आएंगे, लेकिन फिलॉसफी एक अलग ही ब्रांच है, तो ये नहीं आएगा, तो आपका डी ऑप्शन। Child psychology deals with the study of child from his birth to childhood, child from his prenatal stage to adolescence, चाइल्ड फ्रॉम हिज बर्थ टू मैच्योर स्टेज या चाइल्ड फ्रॉम हिज बर्थ टू यूथ स्टेज? तो आपका जो डेवलपमेंट का या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी में जो आप डेवलपमेंट स्टडी करते हैं वो आपका कहाँ से है? प्री नेटल स्टेज से लेकर आपका एडोलेसेंट स्टेज तक आता है, गर्भावस्था से लेकर ये आपका किशोरावस्था तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेथड इज यूज टू स्टडी द चेंज ऑफ बिहेवियर इन अ चाइल्ड? इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चन आयर मेथड, क्लिनिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड? तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्लिनिकल मेथड, जो उपचारात्मक विधि है। तो ये आपका क्या है? जब हमें कोई डिस्टर्बिंग चीज दिख रही होती है, कोई ऐसी चीज दिख रही होती है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है, या कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया, तो वहां पर हम क्या करते हैं? उपचारात्मक विधि का प्रयोग करते हैं ताकि हम उसे ठीक कर सके। नेक्स्ट है आपका, what should be done by the parents to prevent juvenile delinquency? Scold the child, behavior sympathetically and positively with children, बीट द चिल्ड्रन, नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पर अगर बच्चा जुवेनाइल डेलिकेंसी से उसको जाना है आपको, तो आप क्या करेंगे? बच्चों से सहानुभूति पूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है, विच मेथड एस्टैब्लिशेस कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ इवेंट्स ऑन वेरिएबल्स इन अ कंट्रोल्ड सेटिंग? ऑब्जर्वेशनल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, कोरिलेशनल रिसर्च या सर्वे मेथड? तो ये होता है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं? कॉज और इफेक्ट जो है उसके ऊपर हमें दो वेरिएबल्स के ऊपर ध्यान देना, अगर टीचर और स्टूडेंट के ऊपर। बाकी सारे जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको हम कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल सेटिंग इसे कहते हैं, ठीक है? कंट्रोल सेटिंग मतलब आपका बाकी सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल है। नेक्स्ट, which part of the brain performs all cognitive, emotional and motor activities? फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, नन ऑफ दिस? तो फोरब्रेन। फोरब्रेन जो है आपका लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसमें सारे थिंकिंग और चीजों होती हैं, आपके रिसेप्टर सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये ही आपका रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कॉग्निटिव, इमोशनल एंड मोटर एक्टिविटीज के लिए। एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स और ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल इज कॉल्ड? तो जब हम इंक्रीज इन साइज की बात करते हैं तो क्या है? ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, इवोल्यूशन, वो है ग्रोथ।
Which of the following is not a system of memory according to the stage model of memory? Sensory memory, short term memory, long term memory, working memory. तो working memory नहीं है, तो स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी जो है आपका, उसमें सबसे पहले आपकी सेंसरी मेमोरी, ठीक है, सेंसरी मेमोरी मतलब मुझे इमीडिएटली अपने आसपास जो है वो क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं बहुत सारी चीजों को देख रही हूँ, लेकिन मेरा ब्रेन जो है इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसकी जरूरत है बस खाली उन चीजों को कैप्चर करके एनालाइज करेगा और फिर उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में भेजेगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये कुछ समय के लिए आती है, कुछ दिन के लिए, उसके बाद अगर ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, यानी दीर्घकालीन मेमोरी हो गई, कई समय बाद भी मैं इसको रिकॉल कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है टू थिंक मोर अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड बैकग्राउंड इज कॉल्ड एनालिटिकल थिंकिंग, होलिस्टिक थिंकिंग, रेशनल थिंकिंग, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है होलिस्टिक थिंकिंग। तो जब आप ऑब्जेक्ट्स प्लस उसका बैकग्राउंड सब कुछ देख रहे हो, यानी कि ओवरऑल एस्पेक्ट में आप उसको देख रहे हो, तो ये होलिस्टिक थिंकिंग हुई, समग्र चिंतन हुआ। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, wanting to eat when one is overweight is an example of which type of conflict? Approach approach conflict, avoidance avoidance conflict, approach avoidance conflict, none of the above। तो देखिए यहाँ पर खाना तो चाहते हैं, ठीक है, फूड की तरफ तो जा रहे हैं, खाना तो चाहते हैं, लेकिन वो पर्सन जानता है कि मुझे नहीं खाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैं ओवरवेट हूँ, अगर मैं और खाऊंगा तो मेरी और तबियत खराब होगी या और ज्यादा मैं ओवरवेट हो जाऊंगा। तो एक ही यहाँ पर चीज से आपको यहाँ पर अप्रोच भी कर रहा है और इससे आप अवॉइड भी करना चाहते हैं, तो ये क्या है आपकी अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कब होती है, जब दो आपको ऑप्शंस में से एक को सिलेक्ट करना होता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट होती है, ठीक है, द्वंद्व, जिसे हम द्वंद्व कहते हैं। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस जो आपके यूटेट 2 में आए हुए थे आपके 2021 पेपर के। तो आई होप इससे आपको थोड़ी मदद मिली होगी कि किस तरीके का जो है आपका पेपर आता है। आप इन क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज कीजिएगा आगे के दिनों के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।